एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, और उसमें ये मोर देन इनफ है. सो यू कैन पॉज एंड यू कैन रीड दिस सिनेरियो. आपने रिससिटेशन एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन से स्टार्ट करनी है और सीनियर एनेस्थेटिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन को बुला लेना, न्यूनेटोलॉजिस्ट को भी. ठीक है, CPR होगा अगर इफ देयर इज नो ब्रीदिंग एंड नो पल्स CPR. एयरवे में आपने ट्रेकिया को इंटुबेट कर देना है. ब्रीदिंग विद 100% ऑक्सीजन, सर्कुलेशन में 2 लार्ज और पेरिफेरल कैनुलास, और आपने ब्लड भेजना है फॉर क्रॉस मैच, कोगुलेशन स्क्रीन, फुल ब्लड काउंट, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड ग्लूकोज. तो ये सारे बेसलाइन आपने भेज देने हैं बिकॉज राइट नाउ दिस कुड बी एनीथिंग. फ्लूइड की रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी और लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट होगी हमेशा सर्कुलेशन में. ये आपकी जो जनरल जो ऑब्स्टेट्रिक केयर होती है. 5 मिनट्स तक अगर वो रिटर्न ऑफ ROSC नहीं होती पेशेंट मदर को, तो पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन होता है मदर को बचाने के लिए. अब आपके क्या हो सकते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म नंबर 1, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी हो सकता है, वीनस एयर एम्बोलिज्म, ओकल्ट हेमरेज मैंने पहले बताया था, प्लेसेंटल एब्रप्शन से 2 लीटर तक का ओकल्ट ब्लड लॉस हो सकता है जो कि पता ही नहीं लगेगा कि अंदर हो रहा है, वो इतना ज़्यादा जमा हो जाता है. या फिर प्री एक्लैम्प्टिक पेशेंट को हेपेटिक रप्चर हो जाए. फिर इंट्रासेरेब्रल ब्लीड हो सकता है, ड्रग कोई टॉक्सिसिटी जैसे ब्लास्ट, सेप्सिस, MI. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में होता क्या है कि सिवियर डिस्निया, साइनोसिस एंड सडन कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स विद और विदाउट ब्लीडिंग. वी विल कम बैक टू इट कि ब्लीडिंग क्यों इसमें हो सकती है. सीएस भी हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट ऑलमोस्ट 100% लोगों में, 87%. 50% फर्स्ट आवर की मोर्टेलिटी है, और जो बकैया बच के हैं और जो ओवरऑल मोर्टेलिटी है वो 60 से 80% है. मोस्ट सर्वाइवल्स को न्यूरोलॉजिकल इंजरीज होती हैं. अब इसमें हो ये रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल डेब्रीज है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ल्यूकोट्राइन्स है. ये सारे पल्मोनरी वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं मैकेनिकली. इसमें मैकेनिकल थ्योरी अप्लाई होती है और वो स्पेजम में आ जाती है पल्मोनरी जो राइट वेंट्रिकल जो होता है, और राइट वेंट्रिकल फेल हो जाता है और उसकी वजह से ये सारा हाइपोक्सिया वगैरह होने लग पड़ता है. ठीक है, 50% ने अभी पहले घंटे में ही मर जाना है. जो बच जाएंगे उनको DIC हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन्स वगैरह होते हैं जो कि मैसिव कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करते हैं, और एंड में ये DIC में कंजम्पटिव कोगुलोपैथी एंड DIC हो जाता है. इसकी पैथोफिजियोलॉजी इज़ मोर लाइक एन एनाफिलेक्टॉइड रिएक्शन. ये बात बहुत सारे एग्जामिनर पूछते हैं कि ये रादर देन एन एम्बोलिक प्रोसेस, ये मोर ऑफ एन एनाफिलेक्टॉइड रिएक्शन है. ठीक है, तो इसमें एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, फिर DIC हो जाती है, और यूट्राइन एटोनी. राइट. आगे जो इसने बताया हुआ है वो ये है कि हाउ वुड यू मैनेज दिस लेडी आफ्टर डिलीवरी. तो अगर डिलीवरी फीटस हो गया, ICU होगा. सर्वाइव अब पेशेंट को DIC हो सकता है, ARDS सर्कुलेटरी फेलियर. तो आपने इनको सपोर्टिव वेंटिलेशन देनी है, आइनोट्रोपिक मैकेनिकल वेंटिलेशन, आइनोट्रोपिक सपोर्ट, और क्लॉटिंग फैक्टर स्पेशली फैक्टर 7A फॉर मैसिव हेमरेज. यूट्राइन एटोनी को होने नहीं देना, ट्रीट करना है, क्योंकि अगर इसमें यूट्राइन एटोनी हुई और ज़्यादा ब्लीड होगा, ऑलरेडी DIC में पेशेंट. ठीक. और सपोर्टिव थेरेपी है, हाइड्रोकोर्टिसोन एड्रेनालिन को आप ऐड कर सकते हो क्योंकि एनाफिलेक्टॉइड टाइप इसकी है प्रेजेंटेशन, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, आप बोल सकते हो. सो ये ना है इसकी पूरी ट्रीटमेंट और उसकी कॉजेज सारा कुछ. आई थिंक यू कैन स्पीक अ लॉट अबाउट इट. एक छोटा सा टॉपिक है कोरियोअम्नियोनाइटिस. तो जो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं वो होती हैं कि जब लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले हो जाए, और कॉन्फर्मेशन है थ्रू द नाइट्रोजीन टेस्ट. इसको पढ़ लेना इफ़ यू वांट टू, बट बोलना ज़रूर है नाइट्रोजीन टेस्ट. अब जो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं, तो आपने अगर इस हो गई हैं और फीटस डिलीवरी डिले होगी तो कोरियोअम्नियोनाइटिस का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा. और 34 वीक्स के बाद अगर हो रहा है तो डिलीवरी होनी है, करनी है. अगर इससे पहले है तो आपने प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, टोकोलिटिक्स और 2 डोजेज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड देने हैं ताकि लंग मेच्योर हो, और फिर आपने वेट करना है कि मेच्योरेशन हो जाए फीटल ऑर्गन की, और फिर डिलीवरी करानी है. तो जितना ज़्यादा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स और ऑनसेट ऑफ लेबर में इंटरवल है, उतना ही ज़्यादा कोरियोअम्नियोनाइटिस का रिस्क है. कोरियोअम्नियोनाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ कोरियोनिक
एंड एमनियोनिक मेम्ब्रेन्स, इसमें प्लेसेंटा, यूट्रस, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। और नॉर्मली तो एमनियोटिक फ्लूइड स्टेराइल है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो चीज़ें वो स्टेराइल हैं, लेकिन असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लग पड़ती हैं क्योंकि वो उस जगह पे लीकेज हो गई है वेजाइनल सेक्रेशंस वगैरह की। और ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये जो हैं इसकी वजह से पेशेंट को प्रीमेच्योर या डिसफंक्शनल लेबर हो सकती है और आपको सिजेरियन सेक्शन पर इंडिकेटेड हो जाता है, या इवन इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकती है, सेप्टिसीमिया, पोस्टमार्टम हेमरेज, फीटस एसिडोटिक, हाइपोक्सिक एंड सेप्टिक होगा। क्लिनिकल साइंस के जो विच यू विल लुक फॉर, जो कि आपको एक सिनेरियो बना के पेश किया जा सकता है कि मैटरनल फीवर ग्रेटर देन 38, मैटरनल एंड फीटल टैकीकार्डिया, यूट्राइन टेंडरनेस, फूल्स फाउल स्मेलिंग और प्यूरुलेंट एमनियोटिक फ्लूइड। तो वैसे तो TLC एलिवेट होता है प्रेगनेंसी में, लेबर के टाइम पे भी 15,000, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाए, सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल्स भी यूजुअली एलिवेटेड होते हैं। आप एमनियोसेंटेसिस करके एमनियोटिक फ्लूइड का ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हो इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। आप रीजनल दे सकते हो केयरफुली, तो जब तक पेशेंट सेप्टिक नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक नहीं है, कोगुलोपैथी नहीं है, आप रीजनल दे सकते हो पेशेंट को। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स एक बहुत डेंजर सिचुएशन होती है जिससे बहुत जल्दी फीटल एस्फिक्सिया हो सकता है। ऐसे पेशेंट जिनकी एक्सेसिव कॉर्ड लेंथ हो, मेल प्रेजेंटेशन हो, लो बर्थ वेट हो, ग्रैंड पैरिटी हो, या आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और ये कब डायग्नोस आप करते हो, जब सस्पेक्ट करते हो, जब सडन फीटल ब्रेडिकार्डिया हो या प्रोफाउंड डिसेलरेशंस हो, और इमीडिएटली आपने ऐसे पेशेंट को स्टीप ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन पे बिठाना है या नी चेस्ट पोजीशन में, और मैनुअली प्रेजेंटिंग फीटल पार्ट को अंदर पुश बैक कर देना इनटू द पेल्विस, और जल्दी से सिजेरियन प्लान करना है ताकि ये प्रोलैप्स सही हो जाए, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो फीटल एस्फिक्सिया हो जाएगा। और अगर फीटस डिमाइज हो गया फिर आप वेजाइनल डिलीवरी कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आपने इमीडिएट सिजेरियन करना है, प्रेजेंटिंग फीटल पार्ट को ऊपर पुश करके स्टीप ट्रेंडलनबर्ग या नी चेस्ट पोजीशन पे करके पेशेंट को इमीडिएट सिजेरियन प्लान कर लेना है। यूट्रोटॉनिक और टोकोलिटिक एजेंट्स के नाम लाजमी आपने, यू हैव टू रिमेंबर दैम। सो जो चीज़ें मैं भी इंस्ट्रक्ट करूँ साथ साथ आप देखते रहना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो ट्रू लेबर है वो जब स्पोरेडिक ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ लाइक 25 to 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी के प्रेशर से, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी तेज़ हो जाती है लाइक 15 से 20 मिनट अपार्ट, तो ये ट्रू लेबर की दिस इज़ हाउ ट्रू लेबर बिगिंस। जब प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शंस प्रोपेल द फर्स्ट द फीटस एंड देन प्लेसेंटा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज में ये हो रहा है कि ट्रू लेबर स्टार्ट हुई है और ये एंड हो जाती है फर्स्ट स्टेज विद कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन। सेकंड स्टेज फुल सर्वाइकल डायलिटेशन से स्टार्ट होके कंप्लीट डिलीवरी ऑफ फीटस तक है, और थर्ड स्टेज है बर्थ ऑफ द फीटस से लेके डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ये वो थर्ड स्टेज है जिसमें आपने एक्टिव मैनेजमेंट करनी होती है, वो जो 3 चीज़ें मैंने पहले बताई थी। आप इस जगह पॉज करके इफ़ यू वांट टू रीड द रिमेनिंग पैराग्राफ यू कैन रीड इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसेलरेशन पैटर्न्स। तो जो अर्ली टाइप 1 डिसेलरेशन हैं, ये वेगल रिस्पॉन्स टू कंप्रेशन ऑफ फीटल हेड होती हैं और स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। फीटल हेड या नेक की स्ट्रेचिंग से, कंप्रेशन ऑफ द हेड या नेक की स्ट्रेचिंग से वेगल रिस्पॉन्स है। इसमें मिरर इमेज बन रही होती है हार्ट रेट की, कॉन्ट्रैक्शंस की, यानी जहाँ जहाँ कंट्रैक्शन हो रही है वहाँ वहाँ हार्ट रेट कम हो रहा है। तो ये चीज़ है जो टाइप 1 हो सकती है। आई थिंक यहाँ पे उन्होंने दिखाई होगी ये, जूँ जूँ इंट्रा यूट्राइन प्रेशर बढ़ रहा है यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उतना ही हार्ट रेट साथ 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 कम हो रहा है। जो टाइप 2 है वो है लेट, टाइप 1 अर्ली था, लेट, और ये प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को डिपिक्ट करता है। ये डिक्रीज इन हार्ट रेट होता है उस पॉइंट पे या फॉलोइंग द पीक ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, इसका ये नीचे ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये मिरर इमेज नहीं है, ये उस टाइम के ऊपर जब पीक हुई है तब वो नीचे गिरना शुरू हुआ है हार्ट रेट। ऊपर आप देखो कि वो एग्जैक्टली जूँ जूँ इंट्रायूट्राइन प्रेशर ऊपर हो रहा था, यूँ यूँ उतना हार्ट रेट एग्जैक्टली लीनियर फैशन में गिर रहा था, लेकिन नीचे ऐसा नहीं हो रहा। और जो थर्ड है
वो है वेरिएबल, और वो जो हैं ये वेरिएबल होते हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं होता वेरिएबल कॉन्ट्रैक्शन। और ये अम्बिलिकल ब्लड फ्लो अम्बिलिकल कॉर्ड की कंप्रेशन की वजह से होते हैं। इसमें फीटल एस्फिक्सिया हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल ये अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स में होंगी। ठीक है, तो यू शुड नो दिस। ये तीसरे का ग्राफ भी आपको दिखा रहा हूँ, कोई रिलेशन नहीं है, दे आर वेरी डेंजरस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी। सो जो पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी, हाउ इट्स डायग्नोज्ड, आपने इफ़ यू वांट टू रीड द सिनेरियो यू कैन। ओके, नंबर वन, ये सी की यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की 2018 की डेफिनेशन है। हार्ट फेलियर इन द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और विद इन 5 months फॉलोइंग डिलीवरी। नंबर टू, हार्ट failure has no other identifiable cause. Number three, left ventricular ejection fraction is less than 45 with or without dilatation. तो इसके रिस्क फैक्टर नहीं है, और इसमें मैटरनल एज और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अफ्रीकन होना। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं रहेगी थी अफ्रीकन होने की जो बीमारी है, जिसमें ल्यूकीमिया और लिम्फोमास और बर्केट लिम्फोमा और पता नहीं क्या क्या, अगर कुछ रह गया तो वो ये है। ये भी अफ्रीकन में कॉमन, ये सिकल सेल डिजीज़, ये भी। अब इसमें है क्या, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें पेशेंट को डिस्निया, फटीग और थोपनिया, पीएनडी, ये तो आखिरी ट्रिमेस्टर में वैसे भी होते हैं। पैल्पिटेशंस, हेमोप्टिसिस, पेरिफेरल एडिमा, टैकियारिथमियाज हो सकते हैं, एसवीटीज, एएफएब, वीटी। और क्योंकि ये इस तरह के फजूल से रिदम एसवीटीज चल रहे हैं, तो पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिक कोई भी इवेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता। सो इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, क्योंकि ये और भी हार्ट डिजीज़ इसी तरह प्रेजेंट करने वाली है ना। तो जिनको पहले से डिजीज़ है वो तो इनको नहीं है, नो आइडेंटिफाइबल कॉज में जाके आप करते हो। तो ये नीचे उसने बताया हुआ है, ये वही चीज़ है। एक एडिशनल थर्ड पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, बट 3 पॉइंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है एब्सेंस ऑफ कार्डियक सिम्टम्स और डिजीज़ प्रायर टू लेट प्रेगनेंसी। यानी अगर किसी को पहले ही एमएस है तो यू नो दैट देयर इज अ कॉज। तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, पल्मोनरी, ये पूछेंगे तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बना लो, सीवियर सेप्सिस बना लो, एमआई बना लो, कोई और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की कॉज बना लो। वो क्या हो सकती हैं, वो नीचे लिखी हुई है ढेर सारी। इन्फेक्शियस कॉजेज में कॉक्सैकी बी वायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड HIV एंड एप्स्टीन बार। बैक्टीरिया में ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। हेमेटोलॉजिकल में आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल थैलेसीमिया। एंडोक्राइन में थायराइड के मसले। ऑटोइम्यून में एसएलईज। मेटाबॉलिक में हीमोक्रोमेटोसिस। इस्कीमिक वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। ठीक है, ड्रग्स में आपके साइक्लोफॉस्फामाइड, जो मैं साइक्लोफॉस्फामाइड नहीं बल्कि डॉक्सोरोबिसिन, वेरी वेरी जो कीमोथेरापेटिक एजेंट है, डॉक्सोरोबिसिन, डोनोरोबिसिन, ये बहुत ज़्यादा कॉजेटिव होते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर आपकी जो ट्रेस्टोजुमाब होती है, जो हर्सेप्टिन होती है, ब्रेस्ट वाला ड्रग, थायमीन की डेफिशिएंसी, इससे वेट बेरी ये है। ड्राई बेरी होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये वेट बेरी है थायमीन डेफिशिएंसी की। इन्वेस्टिगेशन वही सारी कुछ करोगे, ECG, एको, ट्रांसथोरेसिक, कार्डियक एमआरआई, कोरोनरी एंजियोग्राफी, वायरल स्टडीज, प्रो BNP लेवल्स। प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड, वो NH जितना बुरा है उतना ही बुरा प्रोग्नोस्टिक है। अब हमारे मैनेजमेंट पे, और ये सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है बाय द वे। सबको इन्वॉल्व कर लो, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, इंटेंसिविस्ट, एनेस्थेटिस्ट, सबको इन्वॉल्व करो। नॉन फार्माकोथेरेपी में वही DVT की प्रोफिलैक्सिस, मोबिलाइज रखो पेशेंट को, डिलीवरी एक्सपेडाइटेड हो, जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ अ कॉज ऑफ दिस, इट्स वर्सनिंग इट ऑल्सो। इफ इट्स नॉट अ कॉज देन इट्स डेफिनेटली वर्सनिंग इट। तो आपने कार्डिक फेलियर वाली फार्माकोथेरेपीज करनी है, जो फार्माकोथेरेपी मैनेजमेंट है, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, फ्लूइड एंड सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, डायूरेटिक्स एंड वेजोडाइलेटर्स, ताकि हार्ट की प्री लोड रिडक्शन हो और टेंशन कम हो। एस इनहिबिटर्स अनफॉर्चुनेटली आप नहीं यूज़ कर सकते, जो कि जिनका बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें, लेकिन वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं क्योंकि ये टार्टोजेनिक होते हैं, इनसे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं।
और वो ब्रेस्ट फीडिंग में भी नहीं आप कर सकते, उनसे न्यूरोनेटल हाइपोटेंशन होती है। तो आप पोस्टमार्टम इसको फिर स्टार्ट कर सकते हो। हाइड्रोलाजिन नाइट्रेट थेरेपी आप दे सकते हो। बीटा ब्लॉकर्स ऑब्वियसली बहुत उनका यूज़ है। डाइजॉक्सिन, ताकि एक तो आइनोट्रोपी अच्छी, और वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो एरिथमियाज एसवीटीज़ वगैरह कम हो। डायूरेटिक्स वॉल्यूम ओवरलोड कम करने के लिए, इसलिए आप नाइट्रोडायलेटर्स भी दे रहे थे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की नेगेटिव आइनोट्रोपी ये आप नहीं दोगे, क्योंकि इनकी नेगेटिव आइनोट्रोपी हो सकती है। स्पाइनोलैक्टोन का भी यही प्रॉब्लम है कि वो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता अनफॉर्चुनेटली। तो ये ड्रग जो कि सर्वाइवल बेनिफिट देते हैं, जिसमें स्पाइनोलैक्टोन और ACIRBs है, एंड वो आप नहीं दे पा रहे। और स्पेशली इम्पॉर्टेंट है कि आपने TVT की प्रोफिलैक्सिस करनी है। तो आपने लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देनी है प्रोफिलैक्टिक डोज। और अगर आपको म्यूरल थ्रोम्बस मिल जाता है एको पे, देन आपने फुल एंटीकोगुलेशन थेराप्यूटिक 1 मिलीग्राम पर केजी BD देना है। नॉन फार्माकोथेरेपी में वही आपकी CPAPs आ गई, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस आ गई, CPAP बाईपैप, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, ECMO, अर्ली मोबिलाइजेशन पेशेंट, और इवेंचुअली हार्ट ट्रांसप्लांट, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपीज। और प्री कॉन्सेप्चुअल आपने काउंसलिंग करनी है पेशेंट की, क्योंकि दोबारा भी हो सकता है ऑनगोइंग प्रेगनेंसी में। ठीक। एनेस्थेटिक कंसिडरेशन, मोड ऑफ डिलीवरी में आप अगर कंपनसेटेड है तो आप वेजाइनल की तरफ जाओ, वरना ना जाओ, क्योंकि वो एकदम बहुत ऑटो ट्रांसफ्यूजन होती है। तो आपने फिर GAVTT जाना है। अगेन जनरल मैनेजमेंट, एओर्टो केबल कंप्रेशंस, एस्पिरेशन का मसला, FRC कम, और वो सारी चीज़ें। और रीजनल या जनरल आप दोनों दे सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करते हैं पेशेंट की स्टेटस पे उस टाइम, जो आपके एनेस्थीसिया का चॉइस होगी। ठीक है। एम है कि मेंटेन आपकी डिमांड सप्लाई मैचिंग। एरिथमियास को अवॉइड करना है, हाइपोटेंशन अवॉइड करनी है, टैकीकार्डिया अवॉइड करना है। ठीक। तो आप एपिड्यूरल से टाइट्रेट भी कर सकते हो, GA भी दे सकते हो, यानी एपिड्यूरल देके टाइट्रेटेड अमाउंट ऑफ वेसोप्रेसर दो टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, या आप जनरल एंडोट्रेकियल एनेस्थीसिया दो। कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन रहो। डिमांड सप्लाई के सारे फैक्टर दोबारा रटो, यू हैव टू हैव देम ऑन योर फिंगर टिप्स। ETT में लेरिंगोस्कोपिक जो रिस्पॉन्स है उसको ब्लंट करना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल लाइन डालियो, एट्रियल लाइन डालियो, और आपका टाइट्रेटेड एनेस्थेटिक होंगी। ऑक्सीटोसिन से SVR गिर सकती है, इस चीज़ को कॉशन से देना है। एर्गोमेट्रिन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पेशेंट को क्रिटिकल केयर में रखना है पोस्ट ऑप, और हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, फ्लूइड मैनेजमेंट और एडिक्वेट एनाल्जेसिया देते रहना। सो ये उसकी टेम्परेचर नॉर्मल हो, वो सब जनरल केयर। सो ये चीज़ें याद रखना। और PONV की प्रोफिलैक्सिस व्हाटएवर यू कैन, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल कर सकते हो। सो दिस इज़ इट, एंड वी आर लेफ्ट विद नाउ एनेस्थीसिया फॉर obstetric पेशेंट, फॉर नॉन obstetric सर्जरी एंड हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स। बस ये दो मेन चीज़ें रह गई इसके बाद।